वेलकम टू जमील अकेडमी। आज एक और नए टॉपिक के साथ, दिस अकाउंटिंग साइकिल एंड क्लोजिंग एंट्रीज। सो लेट्स मूव। व्हाट इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल्स? What are the major steps of accounting cycle? What is the adjusted trial balance and its purpose? जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था उसको रिवाइज करेंगे। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का करेंगे। और इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके। उन प्रीवियस लेक्चर के बाद उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन एडजस्टेड एटीबी मींस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन लास्ट MCQs. First of all, what is accounting? Accounting is a process, name of process of analyzing, recording, storing, verifying, evaluating and reporting of financial transactions of business or organization. हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ये रिकॉर्ड किया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को प्रॉपर सेव करते हैं और उस सेविंग के बाद, उस स्टोरिंग के बाद उसको वेरीफाई करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं और फाइनल में रिपोर्ट करते हैं। These complete definition is discussed in detail in accounting cycle. The steps in accounting cycle are identifying transactions, जो एनालाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन, जो डेफिनेशन में बात की थी। सेम चीज आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, सेम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल। अब आपके पास क्योंकि डेफिनेशन से आप नेक्स्ट स्टेप पे जा चुके हैं, आप पूरे अकाउंटिंग की एंट्रीज कर चुके हैं। अब आपके पास जो अकाउंटिंग साइकिल की हम बात कर रहे हैं वो अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें। द स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल आर आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस आपने रिकॉर्ड किए, जो ट्रांजेक्शंस इनकर हुई उनको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग मीन कि जो जनरल एंट्री डबल एंट्री में आपने रिकॉर्ड किया उस डबल एंट्री को टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे, प्रिपेयरिंग द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे एंड एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज डिस्क्रिपेंसीज। अगर कोई एडजस्टमेंट, कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको एडजस्ट के लिए एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज करेंगे। फाइनल में एडजस्टेड जनरल एंट्रीज के बाद आप प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग द बुक्स। जब एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। अब आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कैसे बनती है और अपने बुक्स को क्लोज करेंगे। तो अब इन स्टेप्स को जो जिस प्रोसेस के अंदर हमने पूरी अकाउंटिंग डेफिनेशन को डिस्कस किया था, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग साइकिल्स। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप है सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी एविडेंस, जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के बेहाफ पे होगा। उस डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आप रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज, जिसको डबल एंट्रीज कहा जाता है। डबल एंट्रीज जैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद आप टी अकाउंट को रिकॉर्ड लेजर में रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्रीज को। उसके बाद आप टी अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। इस पोस्टिंग के बाद आप फोर्थ स्टेप पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिफ्थ स्टेप पे आप एडजस्टमेंट बनाते हैं, मींस एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। जो 9 एडजस्टिंग एंट्रीज हमने बनाई थी, उस 9 एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करेंगे, जिसका हम आज एक और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और फाइनल में आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज करने का पर्पस क्या है कि जैसे जो जो अकाउंट्स आपके क्लोज हो जाएंगे, क्लोजिंग के बाद आप फाइनल में 8 में नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे। सो लेट्स मूव। Adjusted trial balance and its purpose. An adjusted trial balance is a financial statement that follows the initial trial balance of the accounting cycle. Adjusted trial balance आपके पास is a balance is a financial statement. Financial statement का बेसिक एक्चुअल जो बेसिक रॉ डेटा है वो adjusted trial balance से आएगा। It lists all general ledger account and their balances after adjusting entries have been made at the end of the accounting period. Accounting period के एंड में जितनी भी जनरल लेजर की एडजस्टमेंट हुई है उस एडजस्टमेंट को जो कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे, दिस लिस्ट इज कॉल्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। The primary purpose of adjusted trial balance is to verify the accuracy of company's financial record after considering various adjustments such as accrual, prepayments, to ensure that the financial statement will reflect the company's financial position and performance accurately. अब ये बनाने की जरूरत क्या थी? हम प्रीवियस लेक्चर में अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में बात की थी कि डेटा जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए।
एक्यूरेशन कब होगी? जब आप हर चीज को एडजस्ट करेंगे। एक्रूअल, प्रीपेमेंट्स, एसेट सही रिकॉर्ड किए, लायबिलिटी सही रिकॉर्ड की, एसेट्स की वैल्यूएशन सही की रिकॉर्ड की, अपने एक्सपेंसेस सही रिकॉर्ड किए, जितनी भी लायबिलिटी सही रिकॉर्ड की, रेवेन्यू सही रिकॉर्ड किया, जितने भी अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक पिलर्स हैं, ALCER, अल्सर, उनको हर एक को 100% वेरीफाई करने के बाद आप जो बैलेंस आएगा, दिस बैलेंस इज कॉल्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और उसका पर्पज ही यही है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट बने। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एसन ट्रेडर्स एज ऑन June 30, 2023। आपके पास एसेट्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों बैलेंसेस गिवन है। दोनों एसेट्स या लाइबिलिटीज दोनों बैलेंसेस के बाद जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट है 5,81,000, दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल है। इसके बाद आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज गिवन है। एडजस्टेड एंट्रीज के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड क्लोज द नॉमिनल और टेम्पररी अकाउंट्स। अब यहां पे आपके पास एक तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो उसकी एडजस्टमेंट बनाएंगे। उस एडजस्टमेंट के बाद इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट्स आपके नॉमिनल या टेम्पररी अकाउंट्स हैं, कौन से अकाउंट क्लोज होंगे, कौन से अकाउंट आपके पास नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव होंगे। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन एक्सेल फॉर्मेट पे मैंने शो किया। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसन ट्रेडर्स एज ऑन June 30, 2023। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपके पास वॉज ₹600,000 रुपीज। यहां पे आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग आपके पास कोई गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपीज की, कुछ परचेज भी किया है। अब आपके पास 6,000 रुपीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। डेट टू द एडजस्टमेंट ऑफ द इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम क्या एंट्री पास कर रहे थे? क्लोजिंग इन्वेंट्री याद कर लें, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट में डिस्कस कर चुके थे। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज किया है 9,750 रुपीज, बिल्डिंग पे आपने 8,000 चार्ज किया एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 3,400 चार्ज किया है। अब ये तीनों एसेट्स आपके पास यकीनन होंगे। अब जब आपने एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया तो एक्सपेंस की एंट्री क्या पास कर रहे थे? अब डिप्रिसिएशन वाली एंट्रीज को याद कर ले, एडजस्टमेंट को। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आपके पास इनमें एंट्री क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमारे पास इस लिस्ट में ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री बनाएंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। कितना अमाउंट होगा? 9,750 रुपीज। 9,750 रुपीज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये किस चीज का डिप्रिसिएशन है? इक्विपमेंट का। क्या एंट्री पास करते हैं? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? 9,750 रुपीज एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। सेकंड नंबर है 8,000 रुपीज बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होना चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए आपके पास डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपने क्रेडिट कर दिया और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहे आप दोनों अलग कर दें, चाहे आप दोनों एक साथ लिख दें, दोनों का सम कर दें। अब ये एक्सपेंस हो गया 17,000। क्योंकि अगर मैं ये बात करूं, ये अमाउंट अगर मैं 9,750, 8,000 एंड 3,400, तो मेरा टोटल जो एक्सपेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 21,150 रुपीज मेरा एक्सपेंस है। मगर मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्सपेंस मेरा डेबिट कितना होगा? 211, इसमें मैं फर्दर 3,400 ऐड करूंगा तो मेरा 2115, 21,150। और ये मेरा डिप्रिसिएशन फर्नीचर का 3,400 रुपीज मेरा डिप्रिसिएशन में। अब ये तीनों डिप्रिसिएशन आपने क्रेडिट कर दी है अलाउंस में और एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। एक्सपेंस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। इसके बाद है एक्रूअल, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अमाउंटेड रुपीज 3,000। आपके पास एक्रूड इंटरेस्ट है, ये आपके पास लायबिलिटीज जो आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है,
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की ये अमाउंट है 1,20,000। इसके ऊपर आपको 3,000 रुपीज के एक्सपेंसेस अभी तक accrued है, पे नहीं किया, अब आपको accrued है, पे करना है। तो जब आपको पे करना है तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, accrued एक्सपेंस डेबिट, सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब यहां पे देख लिया आपके पास क्या लिस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी गिवन है, लास्ट में है आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है। कितना अमाउंट है फर्दर, 3,000। एंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल आपके पास लाइबिलिटी बुक नहीं है, तो आप यहां बुक कर लेंगे इंटरेस्ट पेएबल। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹1,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आपने जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी अमाउंट है, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास 11,000 है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं, अनएक्सपायर्ड जो अब तक एक्सपायर नहीं हुआ वो 1,000 है। इट मीन कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपके पास 1,000 रह गया है कितना, 11,000। 11,000 में 1,000 रहेगा तो इसका मकसद कि 10,000 डिक्रीज हो चुका है। जब एसेट डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितना अमाउंट से, 10,000। और इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, क्या एंट्री पास की हमने, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 10,000। एनालिसिस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड शो डेट्स अमाउंटिंग ₹200 to 50 वर नॉट रिकवरेबल एंड वर टू बी रिटन ऑफ। 2,225 आपके पास रिकवरेबल नहीं है, जिसको राइट ऑफ कर, जब राइट ऑफ करेंगे तो अब आप क्या एंट्री क्या बनाएंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 225 एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,225। ऑफिस सप्लाईज बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹600। ऑफिस सप्लाईज आपके पास ऑलरेडी कोई ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ऑफिस सप्लाईज आपने एक्सपेंस किया है, ₹1,950 का रिकॉर्ड किया है। अब ये एक्चुअल ऑफिस सप्लाईज आपने रिकॉर्ड किया है ₹1,950। अब यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं है कि ये एसेट से या एक्सपेंस से। डेफिनेटली अगर एक्सपेंस होता तो एक्सपेंस का नाम मेंशन होता। इट मींस कि ये एसेट से, एसेट से तो आपके पास कितने एसेट्स है, ₹1,950 के, मगर एक्चुअल आपके पास एसेट्स कितने हैं जो एडजस्टमेंट में आपके पास गिवन है, जो एडजस्टमेंट में आपके पास गिवन है वो ₹600 है। इट मींस के ₹1,950 के एसेट्स आपके पास नहीं है, आपके पास एसेट ₹600 के। तो आप रिमेनिंग एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, अपने एसेट्स को डिक्रीज करेंगे। कितने अमाउंट से डिक्रीज करेंगे, 1,350। एंड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 1,350 एंड यहां पे आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब ये एंट्रीज आपकी, एटलीस्ट ये एंट्रीज इंफॉर्मेशन जो थी ये आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने एंट्रीज रिमूव कर दी। अब यहां पे हम सम कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट हुई है, इन एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपके पास, ये दोनों इक्वल है, इसका मकसद कि हमारी एडजस्टमेंट भी करेक्ट है, एटलीस्ट जो हमने डेटा किया है उस डेटा के हिसाब से डेबिट क्रेडिट इक्वल है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट 10,000, अगर यहाँ डेबिट है तो इसको प्लस कर दें, अगर यहाँ क्रेडिट, अच्छा डेबिट है तो इसमें प्लस कर दें। अब ये आपके पास क्रेडिट अमाउंट है 24,000 और क्रेडिट अमाउंट और भी है, मैं मैन्युअल टाइप कर रहा हूँ। 24,000 ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 32,000। इक्विपमेंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, 65,000। और यहां पे अभी आपके पास क्रेडिट में दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास है 39,000। मैं इस क्वेश्चन को बेस बना के अब नेक्स्ट जो 2-3 रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इसी क्वेश्चन को बेस बना के करेंगे। ये अमाउंट है 68,000, ये अमाउंट आपके पास है 10,200 ऑलरेडी क्रेडिट में है, 3,400, तो ये हो जाएंगे 13,600। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास डेबिट बैलेंस 10,000, ऑफिस सप्लाईज डेबिट बैलेंस है 1,950 रुपीज, क्रेडिट बैलेंस है 1,350 रुपीज। अब डेबिट से क्रेडिट माइनस करेंगे 600 रुपीज। सेम चीज आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास 7,500 रिकॉर्ड था, क्रेडिट अमाउंट थे 250 रुपीज, वो माइनस हो जाएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर
ओपनिंग में ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था 500 रुपीज। अब डेबिट बैलेंस से 225 वो माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग अलाउंस में 275 अमाउंट का बचेगा। सेम चीज प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास डेबिट बैलेंस से 11,000 और क्रेडिट बैलेंस से यहाँ पे इस एडजस्टमेंट के रेश ग्राफ में यहाँ आपके पास जो है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। ये डेबिट बैलेंस है 11,000 और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग 1,000 रुपीज आपका डेबिट बच गया। ये इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं सेम एज इट इज सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 9,000 आपके पास डेबिट बैलेंस है, 3,000 और डेबिट हुआ तो डेबिट डेबिट दोनों प्लस हो जाते हैं 12,000। और ये सिमिलर जितनी एडजस्टमेंट है, क्योंकि इनका ओपनिंग में बैलेंस कुछ नहीं था, तो ये भी मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके शो कर रहा हूं, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे सब जीरो है, तो यही अमाउंट प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, सिमिलर आ जाएगा। अब जब हम इनके टोटल करेंगे डेबिट क्रेडिट, अगर ये हमारा इक्वल बैलेंस है, इट मींस, अगर ये हमारा इक्वल बैलेंस है, इट मींस कि हमने जितनी भी एडजस्टमेंट की है, अब वो एडजस्टमेंट आपके पास 100% एक्यूरेट है। हमें अब फर्दर जो नेक्स्ट चीज देखनी है कि कौन से अकाउंट इसमें क्लोज होंगे, क्या करना है। हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन लेक्चर नंबर 17 हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने फर्दर 3 टाइप्स के थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट के अंदर फर्दर 2 टाइप के अकाउंट थे, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। नॉमिनल अकाउंट के थे एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने कैलकुलेट किया है, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये तीनों अकाउंट आपके पास होंगे, पर्सनल अकाउंट भी होंगे, रियल अकाउंट भी होंगे और नॉमिनल अकाउंट भी होंगे। अब इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे या तो एसेट्स होगा, या ड्राइंग होगा, या एक्सपेंसेस होंगे, या कंट्रा रेवेन्यू होगा। क्रेडिट में क्या होगा? या तो एसेट के बदले कंट्रा एसेट होगा, जैसे आपने देखा था इक्विपमेंट, तो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट का होगा कंट्रा एसेट्स, या लाइबिलिटीज होंगी, या कैपिटल होगा, या रेवेन्यू होगा। अब इस कंडीशन में आपके पास जो डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है, इन दोनों का डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ये वो अकाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू और कंट्रा रेवेन्यू, ये वो अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। और बाकी जितने भी हैं वो सब है आपके पास परमानेंट अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट में अगर मैं बात करूं, आप हमेशा परमानेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके पास एसेट्स, आपके पास 5 साल पहले गाड़ी थी, अब भी वही गाड़ी आपके पास चल रही है। अगर कोई आपसे ये पूछेगा आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, कि आप 5 ईयर्स का पूरा खर्चा बताएंगे कि 5 ईयर्स में मेरे पास कितना खर्चा हुआ, कितना गाड़ी पे फ्यूल कंज्यूम हुआ, गाड़ी की रिपेयरिंग पे कितना खर्चा आया, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ, कितना रेंट दिया। हमेशा हर साल आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए इस चीज को देखते हैं कि मेरा रेवेन्यू क्या है और मेरे अखराजात क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है। इस चीज को हर साल क्लोज करने के बाद रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास इनकम का पता चल जाता है। तो अब जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स आर कॉल्ड टेम्पररी अकाउंट्स। तो जितने भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपके पास अकाउंट्स है, उनमें से ये आइडेंटिफाई करना है किसकी नेचर एक्सपेंस है, किसकी नेचर रेवेन्यू है। अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो चीज आपके पास आएगी, लैंड। लैंड की नेचर क्या है? एसेट्स। कौन से टाइप का अकाउंट है ये? एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, ये कंट्रा एसेट्स, इक्विपमेंट एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कंट्रा एसेट्स, एसेट्स ये है आपके पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कंट्रा एसेट्स। अब बात आ रही है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को फिलहाल मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑफिस सप्लाईज 1,950 रुपीज के आपने परचेज किए थे, इस वक्त आपके पास 600 के, ये भी आपका एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल, ये भी एसेट्स है, ये कंट्रा एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास एसेट्स है। कैश एंड बैंक एसेट्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट पेएबल लाइबिलिटीज,
कैपिटल कैपिटल। अब बात करें ड्राइंग, तो ये है कंट्रा कैपिटल, ये इसलिए डेबिट साइड पर आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू है। परचेजेस को भी मैं फिलहाल हाईलाइट कर रहा हूं कि इसको क्या करना है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस है। सेल्स कमीशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री को मैं फिलहाल हाईलाइट कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट पेएबल आपकी लाइबिलिटीज है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। अब मैंने कुछ अमाउंट को, 3 से 4 अकाउंट्स को येलो हाईलाइट किया है, अदरवाइज बाकी सब में मैंने शो कर दिया है कि एसेट्स की, इसकी अकाउंट की नेचर क्या है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, क्या अकाउंट की नेचर है। जब हमने अकाउंट के नेचर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहां पे आपने जो चीजों, जो अमाउंट आपने हाईलाइट नहीं किए वो थे परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक और चीज भी लिखा जाता है डिफरेंट बुक्स में, अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज होने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास, आपने जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 रुपीज की, और आपने इसके बाद आपने परचेजेस किया। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 थी, 1,25,000 रुपीज की परचेजेस की, तो ये आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 1,35,000, मगर 600 की स्टिल, बाकी सब सेल हो गई। 6,000 की इन्वेंट्री स्टिल आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड जो एडजस्टमेंट में थी, वो आपके पास स्टिल आपके पास इन्वेंट्री है। इट मीन्स कि जो ओपनिंग थी वो भी आप सेल कर चुके हैं, जो परचेज की वो भी सेल कर चुके हैं। तो वो आप जब एसेट्स, आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री के एसेट्स है, अब आपके पास वो इन हैंड इन्वेंट्री नहीं है, आप यूज कर चुके हैं, या तो डैमेज हो चुका है, या सेल कर चुके हैं, या रिटर्न कर चुके हैं, तो इसकी नेचर आपके पास एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे कि ये भी एक्सपेंस हो गया और ये भी एक्सपेंस हो गया। इनसे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है आपके पास एसेट्स। और ये 6,000 आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है कि मेरे पास 1,25,000 का परचेज किया, 10,000 के मेरे पास ओपनिंग थी। अब इस ओपनिंग और परचेजेस को 1,35,000 में आपने ये भी एक्सपेंसेस है कि ये भी आपके पास एक्सपेंस रिकॉर्ड किया कि इस, ये एक्सपेंस आपने जो पहले डेबिट किया हुआ है 1,35,000, वो एक्चुअली 1,35,000 आपका एक्सपेंस नहीं है। उस एक्सपेंस में 600,000 आप 6,000 आपके एसेट्स है। तो क्या करते हैं, आपने एक्सपेंस को डिक्रीज करते, तो इस एक्सपेंस को डिक्रीज करने के लिए हमने ये एंट्री बनाई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पे कौन कौन सी एंट्रीज, कौन कौन से अकाउंट्स क्लोज होंगे, जो क्लोज होंगे वो यकीनन जितने भी आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस और एसेट्स है। इसी लेक्चर को बेस बनाते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से स्टार्ट करेंगे, और यहीं से हम इस लेक्चर की क्लोजिंग एंट्रीज की बात करेंगे। नाउ एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज इज, कैपिटल इज अ सोल ट्रेडर्स फर्म। कैपिटल इन अ सोल ट्रेडर फर्म मींस के अगर एक सोल ट्रेडर, एक ऑनर है, उसके कैपिटल फर्म में ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज इक्वल टू, जिस पर्टिकुलर डेट पे अगर एसेट्स की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ हिज एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स प्लस हिज करंट एसेट्स। जितने भी उस दिन उसके एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, क्या उनको सम करेंगे तो उसके टोटल के इक्वल होंगे आपके पास उसके कैपिटल, या टोटल ऑफ हिज फिक्स एसेट्स एट द डेट, उस दिन जितने भी उसके पास नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स होंगे उसके बराबर होंगे, या द टोटल ऑफ हिज नेट एसेट्स एट डेट प्लस द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज इंट्रोड्यूस। टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का मकसद कि एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज, जो टोटल एसेट्स है उसमें से माइनस करते हैं लाइबिलिटीज, तो नेट एसेट्स आते हैं। वो नेट एसेट्स प्लस कैपिटल अमाउंट, क्या उसके पास जो पहले इनिशियल आपने इंट्रोड्यूस किया था, जो ओपनिंग कैपिटल था, वो दोनों इक्वल करने, सम करने के बाद क्या वो ओपनिंग फर्म का कैपिटल मिलेगा, या द टोटल ऑफ हिज नेट
एसेट्स एट डेट। जिस दिन की हम बात करें उस दिन इसके जो जितने भी टोटल एसेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो हमने फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर हमने फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, सॉरी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे क्या करें, कैपिटल, तो कैपिटल किसके बराबर होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कॉल्ड नेट एसेट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, the system of exchange of goods and services without use of money is called trade, exchange or production. जो एक्सचेंज करें पैसे और सर्विसेज के बगैर, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी, इज कॉल्ड इज, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा बॉर्टर सिस्टम, तो नन ऑफ अबोव। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल टेम्पररी अकाउंट, इनमें से टेम्पररी अकाउंट कौन सा है, बेड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन और ड्राइंग। Definitely, nominal account means expense. Option A is correct. Fourth, expensive. What type of account is allowance for depreciation account? अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो किस टाइप का अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, कंट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, कंट्रा एसेट अकाउंट है। तो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन हम नॉन करंट एसेट्स के अगेंस्ट बनाते हैं, तो एसेट्स के अगेंस्ट कंट्रा एसेट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू है, ट्रायल बैलेंस हेल्प इन द प्रिपेयरिंग, क्या ट्रायल बैलेंस बनाने क्या काम करिए, इनकम स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस आपके पास क्या रिपोर्ट बनाता है, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट करता है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन बनाता है, या फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। तो ऑप्शन ए एंड सी, ट्रायल बैलेंस से आप इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you. If you have any question, you can ask and comments. Thank you. Allah Hafiz.